चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। लास्ट जो टर्न था उसके ऊपर हम लोगों ने जनरल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली थी और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली पहले आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, फिर कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्कशन, और उसके बाद स्पेसिफिकली कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में बेसिकली डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि तो आयोनिक ये बॉन्ड को तो ट्रांसफर ऑफ आयोनिक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में? बताइए। आयोनिक बॉन्ड होता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है, कोवलेंट बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। क्लियर है? तो ये क्लियर है कि अगर दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और उनके Z इफेक्टिव में डिफरेंस ज्यादा होता है तो वहां ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उस ट्रांसफरेंस के चलते आयंस बन जाते हैं, एक जगह कैटायन एक जगह एनायन, और उन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, तब उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या ये जो बेसिकली मैंने जो अभी डेफिनेशंस बोली, क्या आप दोनों बच्चों को क्लियर है प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस बात को पढ़ना। आयोनिक बॉन्ड कहता है इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल कैटायंस एंड सेवरल एनायंस। बहुत सारे कैटायंस और बहुत सारे एनायंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आई थिंक आप सभी को याद होगा जब मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में लैटिस एनर्जी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था। एक कैटायन और एक एनायन के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण जो स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे कैटायन एनायन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो सॉलिड लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। क्या डिफरेंस था बताइए जरा एक बार वापस से। सर उसमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो सेवरल कैटायंस और सेवरल एनायंस के बीच में होगा वो लैटिस टोटल एनर्जी होगी, उसको अपन क्या कहेंगे? दैट इज लैटिस एनर्जी। तो इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। ये कैसे बनता है वो समझने की कोशिश करें। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लो या मेटालिक कह लो, loses its electron and simultaneously more electronegative atom, that is electronegative बोल लो या non metallic बोल लो, gains some electrons and they form cation and anion respectively and the force of attraction between them is known as ionic bond। उन सबके बीच की अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ओके, आगे चलते हैं और इसके बाद में कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं। भाई आयोनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, कंडीशन क्या क्या हो सकती है? तो कंडीशन बड़ी सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक दो या तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लूज कर देगा, और अगर 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो देखा जाए तो वन एटम शुड पोजेस 1 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक बोल सकते हैं, while the other atom should possess 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटालिक बोल सकते हैं। ये करेंगे इलेक्ट्रॉन लूज और ये करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन, अल्टीमेटली कैटायन और एनायन बना लेंगे, और उन कैटायन और एनायन के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। तो यहां पर कहता है द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फेवरेबल if the electronegativity difference between combining atom is large। और कुछ कुछ किताबों में कुछ कुछ राइसन बोर्ड की बुक्स के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं। कुछ में ऐसा कहा है कि 2.1 ऑन पॉलिंग स्केल से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, डिफरेंस कम होता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कुछ इसकी जो वैल्यूज हैं उसको 1.7 के आसपास बताते हैं, पर ऐसा कोई फिक्स्ड कभी भी मत सोच लेना, नहीं तो आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू देखोगे, डिफरेंस देखोगे और आप बोल दोगे अरे ये तो डिफरेंस ज्यादा है, इसको तो आयनिक बना दो। लेकिन जरूरी नहीं है, हम आगे जाके फजांस रूल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस एक तरीका है चेक करने का, बट वो श्योर शॉट नहीं है। फजांस रूल बाद में बताता है कि जब कैटायन एनायन दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, और वो एक परफेक्ट तरीका है ये चेक करने का कि आखिर वो जो कंपाउंड है वो मतलब कह सकते हैं मोर आयनिक है या लेस कोवलेंट है, या उल्टा मोर कोवलेंट है या लेस आयनिक है।
ये चीज हम वहां डिसाइड करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर से ज्यादा होता है तो वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक सिस्टम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? प्रीडोमिनेंटली आयोनिक कहलाते हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। आ रही Yes, है? sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये है असली रीजन। क्या ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं? लोअरिंग ऑफ एनर्जी। बताओ आयनिक बॉन्ड में लोअरिंग ऑफ एनर्जी का तरीका क्या था? लैटिस Sir. एनर्जी मैंने कहा था कि टोटल एनर्जी चेक कर लेते हैं, डेल्टा एच नेट। डेल्टा एच नेट जो होना चाहिए नेगेटिव वो वन। कुछ खर्चे और कुछ फायदों से देखना पड़ता है। अगर हमने कहा दीज आर अनफेवरेबल फैक्टर्स एंड दीज आर फेवरेबल फैक्टर, डेल्टा एच नेट नेगेटिव होने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए, फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। फेवरेबल ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसमें से तीन मेजर होते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। दीज आर द मेजर थ्री फैक्टर्स। इसीलिए मैंने कहा कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तीन फैक्टर को हमेशा कंसीडर करो। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की क्या होनी चाहिए? कम, खर्चा है वो भैया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज्यादा होनी चाहिए, फायदा है वो भैया। और लैटिस एनर्जी नीचे छुप गया पर मैं बोल रहा हूं, लैटिस एनर्जी वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ गई कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए? पहला फायदा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज्यादा होना चाहिए। दूसरा फायदा लैटिस एनर्जी वो भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये लैटिस एनर्जी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने अभी रिसेंटली 2 लेक्चर या 3 लेक्चर पहले पीरियोडिक में पढ़ा था, तो आई नीड नॉट टू से कि अब दोबारा अपन पढ़ें। गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन मिलकर जब सॉलिड लैटिसेस बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या ये याद है आप लोगों को? और Yes, sir. लैटिस इज नॉट द अट्रैक्शन बिटवीन अ कैटायन एंड अ एनायन। लैटिस एनर्जी इज द अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल कैटायंस एंड सेवरल एनायंस टुगेदर, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। याद आया? यस Yes, सर। sir. इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। हमने कहा था लैटिस एनर्जी चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन पर डिपेंड करती है। याद है आप लोगों को? Yes, sir. ये मैंने यहाँ फैक्टर्स लिखे हैं और इन फैक्टर्स के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। याद है ये क्वेश्चन आप लोगों को, जिसमें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10th वाला। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कहा था कि कैटायन के चार्ज के हिसाब से ये जीतेगा, एनायन के चार्ज के हिसाब से ये जीतेगा। तो हमने अगर मल्टीपल देखा तो 2 into 3 6, 3 into 2 6। तो हमने कहा चार्जेस को नहीं देखना, फिर साइजेस को देखा था। कैटायन का साइज Mg का बड़ा है एल्यूमिनियम +3 से, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 नेगेटिव भी बड़ा है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव से। तो ये दोनों छोटे हुए तो इनका लैटिस बेहतर बनेगा। याद आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? Yes, sir. ये दोबारा करवाऊं क्वेश्चन या हो Yes, sir. जाएगा? हो जाएगा, sir. हो जाएगा। चलिए रेडियस क्या बेटा? की इन्वर्स होती है वो रेडियस की इन्वर्स होती है लैटिस एनर्जी। ऐसे पूछ रहे थे तो पहली बार बताया मैंने, एक बात। दूसरी बात कि क्या लैटिस एनर्जी के फॉर्मूले में अगर ये नीचे आएगा तो इन्वर्स ही होगी ना? यस सर। मतलब इतनी सरप्राइजिंग तरीके से क्यों पूछ रहा है? क्या डिस्कस पहली बार हुआ है क्या ये? नहीं सर। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हेन ईच एटम कंट्रीब्यूट्स इक्वली। जब, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब स्कूल में अपन ने सबने ये चीज करी भी है। स्कूल में हम क्या होता था कि जैसे पढ़ते थे तो वहां क्या करते थे कि यार अपना ब्लू पेन सब जने लेकर आते थे सभी बच्चे, लेकिन एक बार क्या होता था रेड पेन और ब्लैक पेन ऐसा होता था जो कि हम लोग मतलब हर जना लेकर नहीं जाता था। अब स्कूल में काम आता था। जैसे मान लो मैं और मेरा फ्रेंड साथ बैठे हैं, तो मान लो ब्लू पेन तो हम लेकर आए लेकिन मैं रेड पेन लेकर आया, वो ब्लैक पेन लेकर आया, तो हम क्या करते थे वहां रखे रखते थे। अब जब भी यूज करना होता था तो मैं तो मेरा ब्लू यूज करता था, लेकिन ब्लैक और रेड दोनों यूज कर लेते थे। वैसे वो भी ब्लैक और रेड यूज कर लेता था। दिस इज समथिंग व्हाट व्हिच इज नोन एज शेयरिंग। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया दोनों ब्लैक और रेड उसके हो गए या ब्लैक और रेड दोनों मेरे हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। दोनों शेयर करते थे, दोनों उसको यूज कर सकते थे, लेकिन जिसका जो पेन है वो उसका होता था। बस उस समय जिस समय हम साथ थे तब वो शेयरिंग का पार्ट था, तब वो दोनों के पेन कहलाते थे। और जिस समय हम अलग होते थे, तेरा पेन तेरे पास, मेरा पेन मेरे पास, एग्जैक्टली लाइक दैट। कि जैसे ए एटम ने और ए एटम ने दोनों मिले तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पर शेयर हो रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने कल बताया था लास्ट टर्न के ऊपर, वरदायनी और गुरशब दोनों में से कोई भी मुझे ये वाली बात बता दो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी कैसे आती है, एक बार मुझे बता दो बस, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा।
गुरशब आपने बताओ पहले समझा। तुम। अगर वो फ्री टू मूव है ना, घूम सकते तो स्टेप बन जाता है, आपने कहा था। अगर वो एक जगह बैठेंगे वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी उनमें। हाँ, तो हमने एक वर्ड काम में लिया था और मैंने कहा था इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के बट घूमने का दायरा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा जितना ज्यादा बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास ही है, इस वाले ए का इलेक्ट्रॉन इसी ए के पास है, लेकिन जब दोनों शेयर कर रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जगह पर घूम सकते हैं, इनके घूमने का दायरा बढ़ गया। अगर घूमने का दायरा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। याद आया इस पॉइंट को? ऐसा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है ज्यादा। आगे देखा जाए तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो उसको सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। दीज आर द बॉन्ड्स विच आर कॉमनली, मतलब कह सकते हैं ना हम डील करेंगे जनरल, मतलब डेली यूज करने वाले। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम और बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। क्या बताओ, जब हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा है, ये सब आयोनिक बॉन्ड है, बताइए ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं क्या ये सेम एटम्स के बीच में बनते हैं, डिफरेंट एटम्स के बीच में बनते हैं कंपल्सरली? डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स, क्योंकि एक लूज करेगा एक गेन करेगा, सेम हो ही नहीं सकता। जबकि यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमेशा क्या होंगे, सेम के बीच में भी बन सकते हैं। Cl Cl, Cl2, OO, O2, Nn N2, FF F2, अलग अलग के बीच में बन सकते हैं। HNCl HCl, PNCl PCl3, PNCl PCl5, NNCl NCl3। बात समझ में आ गया? O and F OF2, अलग अलग के बीच में भी बन सकते हैं, सिम सिम के बीच में भी बन सकते हैं। इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी और नॉट? यस सर, क्लियर। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए और ए मिलकर ए भी बना सकते हैं, और ए और बी मिलकर ए बी टाइप बॉन्ड भी बना सकते हैं। सिमिलर के बीच में बन सकता है, डिसिमिलर के बीच में भी बन सकता है। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पेन का एग्जांपल दिया था। कीप इन माइंड, ध्यान से सुनो। क्या वो पेन दोनों मेरे हो गए, या वो दोनों पेन उस बच्चे के हो गए, या हम दोनों के हैं वो पेन, बस बीच में रखे हैं और दोनों शेयर कर रहे हैं? यस और नो? कर सकते हैं सर। यही Yes, चीज sir. मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। इन दिस बॉन्ड द एटम डज नॉट एक्वायर एनी कंप्लीट चार्ज। कोई चार्ज थोड़ी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना एक्स्ट्रा उस पर गया ना मुझ पे आया, तो कोई कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेन्ड और लॉस्ट कंप्लीटली, नहीं इलेक्ट्रॉन पूरी तरह उसके पास गए ना मेरे पास आए। आई समझ में बात? हाँ या यस ना? सर। लेकिन यानी इलेक्ट्रॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कहां? हमने कहा बीच में रहेंगे, दोनों के बीच में रहेंगे। अब इस बात को थोड़ा और फील करना, उसी पेन वाले एग्जांपल से। रहेंगे बीच में, लेकिन अब क्या होता है ना, जैसे दोस्त साथ में बैठे रहते हैं तो एक दोस्त थोड़ा सा क्या है, चालाक सा होता है, या कई बार बदमाश वर्ड बोल सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रांग है, वो मतलब अपनी चलाता है बॉसगिरी। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, वो जो दोनों पेन है ना वो ज्यादा अपने पास रख लिया करेगा। वो मांगेगा, बोला भी देता हूं रुक जा, और खुद खुद पहले यूज करके फिर देगा, पहले मेरे फिर बाद में तेरे, जबकि हैं दोनों के, पर वो ऐसी फील लगाएगा, पहले मेरे बाद में तेरे, पहले मेरे बाद में तेरे। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. मैं पहले वो बात समझाना चाह रहा हूं, आइडियली क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कंबाइनिंग एटम वेयर देयर इज मैक्सिमम अट्रैक्शन फ्रॉम द टू एटम्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम। ये ए और ए है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होना चाहिए ये इधर से और इधर से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। हाँ या ना? यस Yes, sir. लेकिन अगर दो तरह के एटम है अलग अलग नेचर के, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एटम जिसको अपन जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं, एक लेस जेड इफेक्टिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है आइडियली बीच में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसके पास आ गया। हाँ या ना? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा पास आ गया तो दूर से देखने वाले को क्या लगेगा, यार ये इलेक्ट्रॉन थोड़े इसके पास है, तो क्या इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो बी पे नजर आएगी, और इलेक्ट्रॉन की करेक्टरिस्टिक है चार्ज, क्या बी पर चार्ज थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, इसलिए डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव लिखते हैं। दीज आर नॉट आयंस। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, HCl। आप लोगों को लगता है सर HCl H प्लस और Cl माइनस, वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये आप बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। HCl एक प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड है, प्रॉपर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली किसके पड़ोस में होते हैं, किसके पास में होते हैं, Cl के, इसलिए Cl पे डेल्टा माइनस और H पे डेल्टा पॉजिटिव आता है। इसको प्लस और माइनस लिखना गलती है। H प्लस और Cl माइनस जो होते हैं वो पानी में जाके आयोनाइज होकर बनते हैं। नेचर में HCl की फॉर्म में रहता है विद अ सिग्मा बॉन्ड, बीच में एक बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो पॉइंट ये है कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या दोनों सेम एटम है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया समझ में? सच में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। बोलो गुरशब। यस सर। आ गया। आगे कहता है, गुरशब कुछ कहना चाह रहा है बेटा? Okay. When there is slight electronegativity difference between the combining atom, that bond is known as polar covalent bond. इस तरह का बॉन्ड क्या कहलाता है? polar covalent bond, जो मैंने अभी बताया। But when the electronegative difference is zero, then such bond is known as pure covalent bond or non-polar bond. अगर दो एटम्स के बीच में डिफरेंस अगर जीरो है तो इस तरह का बॉन्ड क्या कहलाएगा? प्योर कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर शेयरिंग है, दोनों बिल्कुल प्रॉपर बीच में रख के शेयर इक्वली कर रहे हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। बताओ यहां तक, पहले बताओ मेरे को, मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई या नहीं आ गई? यस सर, समझ आ गई। यस सर। अब जो मैं बात पढ़ाने जा रहा हूं ना, मतलब सच कह रहा हूं, उस पर अपना बेस्ट लगा देना और इस बात को सच में पूरी तरह समझ लेना। बेस्ट लगा देना और अपनी तरफ से प्रॉपर समझ लेना इस पॉइंट को, मैं जो कहने जा रहा हूं। सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर पढ़ा था, तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.1 होती है। याद है आप लोगों को? यस सर। अब एक बात बताओ कि अगर फास्फोरस और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएं, P और H आपस में जुड़ जाएं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा या नहीं होगा? जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो व्हाट डू यू से कि इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड लॉजिकली, जो अभी अपन समझ रहे हैं इस जगह पर, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है तो क्या वो नॉन पोलर होगा या पोलर बॉन्ड होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो बताओ P और H के बीच में बनने वाला बॉन्ड पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ? पोलर सर। क्या हुआ? नॉन पोलर। नॉन पोलर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जब हम इस बॉन्ड को देखते हैं तो हमने देखा P, H, H और H। इस समय पर फास्फोरस पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है। अब कुछ लोग इस बात को कह समझा देते हैं, अरे नहीं नहीं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती ही नहीं है। बोल देते हैं फास्फोरस की तो 2.1 समथिंग होती है और हाइड्रोजन की 2.1 से थोड़ी कम होती है। अपनी मर्जी से चीजों को मोल्ड कर देते हैं। जबकि पॉलिंग की जो स्केल है, जो पॉलिंग साइंटिस्ट था, उस पॉलिंग की जो स्केल है उसके हिसाब से उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 दी है, मतलब दी है, यू कांट चेंज द वैल्यूज। बट क्या Z इफेक्टिव के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं? पॉलिंग की जो स्केल है वो स्केल थी, याद करो, अपन ने याद करा था, एक फेयर एंड लवली क्रीम के बेसिस पे स्केलिंग करी थी। हमने कहा था कि ये फेयरर है या ये डार्कर है, तो हमने कहा था कि स्केल बना लो। और स्केल होती है, उसकी एक लिमिट होती है कि भाई इससे लेकर इस तक के एक जैसे से लगेंगे लोग। वही मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है विच इज नॉट कैलकुलेटेड इन सेवरल डेसिमल प्लेसेस। ऐसा तो है नहीं, वो तो एक स्केलिंग है, जनरल वैल्यूज आने वाली है। तो वो 2.1 ही आई दोनों की। लेकिन Z इफेक्टिव अगर अपन देखते हैं तो फास्फोरस और हाइड्रोजन में फास्फोरस का क्योंकि ज्यादा होता है, तो इसीलिए फास्फोरस पे डेल्टा नेगेटिव आ रहा है और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो डेल्टा नेगेटिव कहाँ पे आता है? जो बेटा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा सा फास्फोरस के पास चला गया ना, तो इसलिए डेल्टा नेगेटिव आ गया। ओके सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया। ओके सर। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2.5 होती है। क्या 2.5 वैल्यू याद है आप लोगों को? अब मैं CS2 का एग्जांपल देता हूं, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन ये बॉन्ड भी पोलर होता है, हैविंग डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बन एंड डेल्टा नेगेटिव ऑन सल्फर। कारण क्या होता होगा? Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव ऑफ सल्फर इज स्लाइटली ग्रेटर देन कार्बन एंड देयरफॉर दिस इज द रीजन कि ऐसा होता होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू दैट इज 3। वैल्यू कितनी होती है? 3।
अब कुछ बच्चे यहां पर भी, कुछ टीचर्स इनफैक्ट यहां पर भी क्या करते हैं, क्लोरीन की वैल्यू और नाइट्रोजन की वैल्यू को अपने हिसाब से बदल देते हैं। पॉलिंग की स्केल में 3 लिखी है तो मैं तो 3 ले रहा हूं। यहां पर अगर मैंने बॉन्ड बनाया NCl, Cl और Cl, हमें क्या दिखेगा कि इस जगह पर हमें यहां पर क्या ऑब्जर्व होगा, इस जगह पर जो नाइट्रोजन है उस पे स्लाइटली डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव और क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव आता है। और इसका एक प्रूफ भी है, जब वाटर का अटैक कराते हैं, पानी में इसको डालते हैं, हाइड्रोलिसिस जिसको कहते हैं, तो पानी का अटैक क्लोरीन पर होता है। पानी का अटैक किस पर होता है? क्लोरीन पर। तो हम यहां पर देखते हैं कि Z इफेक्टिव जो है वो नाइट्रोजन और क्लोरीन में से किसका ज्यादा निकला? नाइट्रोजन का। एंड देयरफॉर दिस इज द रीजन कि हमने कहा कि नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस आया, क्लोरीन पे डेल्टा पॉजिटिव आया। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है। वरदायनी ध्यान से सुनना मेरा बेटो। A polar bond, देख हाईलाइट भी करा है, polar bond can be formed between two different atoms having same electronegativity value on Pauling scale due to slight electronegativity difference। किसके कारण? Z इफेक्टिव के कारण। किसके कारण? Z इफेक्टिव के कारण। एग्जाम्पल वही है, PH3 वाला, NCl3 वाला। अगले पेज पे चलते हैं, CH2 वाला। और एक और जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हो, तीन कार्बन 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 कार्बन, इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर, क्योंकि sp3 है, सभी की इलेक्ट्रॉन 2.1 है, स्टिल इन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? बिकॉज उस पे चार्ज फुल हो जाता है यहां पे क्लोरीन के प्रेजेंस होने के कारण। बोलो यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर आप वो स्टेटमेंट एक बार वापस दिखा सकते हो? हाँ बेटा देखो, a polar bond can be formed between two atoms having क्या? different electronegativity values on Pauling scale। हुआ ये है कि लिखते लिखते मेरा ये जो पेन है, ये पेन की निब ब्रेक हो गई है, मैंने चेंज कर लिया, नया पेन। चलिए यहां तक समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आ गई? यस सर आ गई। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के लिए क्या कंडीशन है आप बताओ? मैं आपसे अगर पूछूं तो आप जवाब क्या दोगे? जैसे आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए कंडीशन क्या थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन था। वो क्या होने चाहिए? एक में, किसी एक एटम में होने चाहिए 1 2 3, के सामने वाले में होने चाहिए 4 5 6। ये लूज करेगा, ये गेन कर लेगा, डन। दूसरा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने कहा था डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तब एक लूज करेगा एक गेन करेगा। तीसरा था लोअरिंग ऑफ एनर्जी। लोअरिंग ऑफ एनर्जी हमने लेटिस एनर्जी से जस्टिफाई किया था। क्या ये बात सबको क्लियर थी? 3 पॉइंट से। अब बताओ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे? बताओ जल्दी से। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होना चाहिए, 0 हो सकता है या कम होना चाहिए, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए। कम कम होगी तो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, ज्यादा ज्यादा होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन डिफरेंस कम होना चाहिए। अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। वेरी गुड। और 4 5 या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परफेक्ट। और लोअरिंग ऑफ एनर्जी तीसरा पॉइंट, हाँ या ना? आइए चेक करते हैं। पहला अगर अपन यहां पर समझने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एटम विल नॉट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम if electronegativity difference between the combining atom is 0 or very small। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 और वेरी स्मॉल। अगर तब वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, रादर सच एटम प्रेफर टू शेयर इलेक्ट्रॉन, तब वो एटम्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को। दैट इज टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम शुड बी लेस और 0। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर आ गई। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। The atoms forming covalent bond generally have high electronegativity values। मैंने क्या कहा? देखो इधर देखना, मेरे हाथों को देखना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और दोनों में डिफरेंस कम होना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, एक की ज्यादा और एक की कम होनी चाहिए।
मेटेलिक बॉन्ड बनाना है ना तो दोनों के बीच में अगेन डिफरेंस कम होना चाहिए, लेकिन दोनों की कम होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? गुर शब्द बता, अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो क्या बनेगा? दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड। और अगर डिफरेंस कम हुआ और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो क्या बनेगा? सर मेटालिक बॉन्ड, वो बताया था आपने सर अभी। बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई कह रहा हूं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई और डिफरेंस कम हुआ। सर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई और डिफरेंस कम हुआ? दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, डिफरेंस कम हुआ तो मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। क्या ये सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद करो हमने एक फील कराया था आपको, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब मैं अपना इलेक्ट्रॉन देना से रहा, मैं तो नहीं दे रहा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इसका मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और ले लूंगा। ये सोच है मेरी, मेरे दोस्त की भी ये सोच है। क्या? कि वो अपना इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं दे रहा और मेरा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, तो हम दोनों की इच्छाएं सेम है कि अपना इलेक्ट्रॉन रोक के रखो और सामने वाले का और ले लो। उसकी भी यही इच्छा है कि अपना इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखो और सामने वाले का और खींच लो। क्या इसी कारण से शेयरिंग होती होगी? यस सर। नो सर। नो सर, शेयरिंग कैसे? इसी को तो शेयरिंग करना कहेंगे। अपने वाले को अपना रखना, दूसरों का भी रखना, तो कैसे शेयरिंग होगी वो तो बेटा सामने वाले को पकड़ लिया, सामने वाले ने मेरा इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, तो शेयरिंग करना ही तो कहेंगे। हाँ हो गया, शेयरिंग हो गया सर। एक ए एटम है और एक बी एटम है, इसने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा, बी ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा, ए ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा, तेरा भी मेरे पास रहेगा, बी ने कहा मेरा इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास रहेगा, तेरा भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा, तो इसको तो शेयरिंग कहेंगे। यस सर। चलिए आगे चले, मेरा बेटा समझ में आ गई। तो बताओ अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी, अरे यार देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए शब्द मैंने बोला था, तो उसके लिए हमने दूसरे शब्द काम में ले लिए। क्या? क्या आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। वरदाई नहीं क्लियर है मेरा बच्चा मेरी बात? यस सर। यस सर। अब हम यहां पर डिफरेंसेस पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के। 2 या 3 पेज आगे अभी अपन और चलेंगे और वहां पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। अभी हम किसके डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं? आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के, बॉन्ड्स के, जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं उनके डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। फिर बाद में किसके डिफरेंसेस पढ़ने हैं? आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के, कंपाउंड जो दिख रहे हैं हमारे को उनके डिफरेंसेस पढ़ने। ठीक है, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में पहला, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ट्रू या फॉल्स? ट्रू सर। दो नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सर क्लियर। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलते हैं आगे। कहता है सच बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन डिसिमिलर एटम्स ओनली। क्या ये जो है ये डिसिमिलर एटम्स के बीच में ही बन सकता है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स? यस सर। ट्रू है। जबकि ये जो है ये सिमिलर सिमिलर के बीच में भी बन सकता है और डिसिमिलर के बीच में भी बन सकता है। हाँ या ना? यस सर। बोलो क्लियर है या नहीं है? यस सर। क्या ये दो नॉन मेटल के बीच में बन सकता है? हाँ बन ही रहा है, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन, OF2, NCl3, ये सब नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है। क्या ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन सकता है? दिस इज द पॉइंट। किसी बच्चे ने कहा सर लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो आयनिक बॉन्ड बनता है। नहीं, कोवलेंट भी तो बनता है, AlCl3 कोवलेंट है। हाँ या ना? यस सर। गुरशब जल्दी से बता दे AlF3 क्या है? सर ये सर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है सर। क्यों आयनिक है? क्योंकि सर F का वो, अच्छा AlCl3 क्या है? AlF3 तूने आयनिक कह दिया, AlCl3 क्या है? गुरशब एक बात बताता हूं,
उस दिन मैंने एक बार पहले भी तुम्हें कहा कि पिछले साल अपने पढ़ाई नहीं करी और इसीलिए हम रिवाइज करना चाहते हैं और इसीलिए हम इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और अगर अभी भी हमारी स्थिति सेम रही तो फिर फायदा नहीं निकलेगा, गेन नहीं कर पाएंगे हम। अगर आज मैंने पढ़ा दिया तो तुम्हें उन नोट्स को रिवाइज करके ही सोना है और अगली क्लास के पहले रिवाइज करके बैठना है। मैंने नोट्स अपलोड करे थे ना वहां पर फाइल सेक्शन में, तुम्हें मिल रहे हैं वो नोट्स या नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे सर। तो उसको पढ़ते क्यों नहीं हो? मैंने पिछले सर, टर्म एग्जाम पे बताया था, जब मैं आपको कंप्लीट ऑक्टेट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट सिखा रहा था तो मैंने कहा था AlCl3 कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाइपोवैलेंट है वो, जबकि AlF3 में ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि वो एक आयोनिक कंपाउंड है, Al+3 बनता है, वो आयंस बनाता है और Al+3 का ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने बताया था पिछली बार। कैसा बताया? फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, अब की बार याद करके आना। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक भी बनता है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट भी बनता है, जबकि नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवेलेंट बनता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे चलते हैं। देखो एक बात बताओ कि क्या आयोनिक बॉन्ड नजर आएगा या कोवेलेंट बॉन्ड नजर आएगा? दोनों में से कोई चीज हम आंखों से देख सकते हैं? आंखों से मतलब ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग सम स्पेशल माइक्रोस्कोप और एनीथिंग, या माइक्रोस्कोप भी मतलब मान लो कि कुछ तो हम एक अपरेटस यूज कर रहे हैं टू सी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। बताओ कौन चीज को देखा जा सकता है और कौन चीज को देखा नहीं जा सकता? सर आयनिक को देखा जा सकता है। बेटा आयनिक को ही नहीं देखा जा सकता है, कोवेलेंट को देखा जा सकता है। एक कैटायन और एक एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जस्ट लाइक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्या अट्रैक्शन फोर्सेस दिखते हैं कभी? नो सर। नहीं दिखते। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड तो बाकायदा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन में क्लाउड को तो हम देख सक रहे हैं, हाँ लोकेट नहीं कर पाते पर देख तो सकते हैं क्योंकि वो तो प्रॉपर क्लाउड है। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आयनिक बॉन्ड को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और कोवेलेंट बॉन्ड को देख सकते हैं। देख सकते। चलो आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेवरल कैटायंस एंड सेवरल एनायंस, जबकि इट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियस। दोनों एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, वो तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर एक पॉइंट है रिजिड नॉन रिजिड, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान भी है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को समझते हैं। क्या आयोनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? मान लेते हैं कि ये है Na+ और ये है Cl-। क्या ये इधर से आ रहा है, अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अगर ये इधर से आता तो अट्रैक्ट होता? हाँ होता। अगर ये इधर से आता तो अट्रैक्ट होता? तो होता। इधर से आता तो अट्रैक्ट होता। कहीं से भी आ जाए अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई भी कैटायन दुनिया के हर डायरेक्शन के एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल। गुरशब्द क्या है ये बेटा, ये डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल सर। नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन ही नहीं है इसका, जहां से आए अट्रैक्ट कर लो। बात समझ में आ रही है? जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है। अगर हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल है ये इसके बिल्कुल डायरेक्शन से इसके पास जाएगा तो ओवरलैप होगा।
अगर ये रेंडम किसी भी डायरेक्शन से चला गया ऐसे या वैसे या कैसे भी करके, या अपन मान लेते हैं कि अपन ने इसको घुमा लिया कुछ डायरेक्शन से, या अपन ने इसको घूम जा भैया, नहीं घूम रहा, दूसरा बना देंगे। अगर मान लो कि ये जो है ये कुछ इस तरह से बन गया और ये इसकी तरफ आ रहा है ऐसे, तो ये बन नहीं पाएगा बॉन्ड, ऐसे बन नहीं पाएगा बॉन्ड, ऐसे बन नहीं पाएगा बॉन्ड। इसका डायरेक्शन तो प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर बॉन्ड बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। तो बताओ कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात को अपन समझने की कोशिश करते हैं, रिजिड नॉन रिजिड। मैंने वापस बोल रहा हूं, मैं किस किस के बीच के डिफरेंसेस बता रहा हूं वरदायनी? कोवलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के बीच के डिफरेंसेस बता रहा हूं। नो सर, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड का। हाँ, कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के बीच में बॉन्ड के डिफरेंसेस। डिफरेंसेस। और मैंने यहां पे वर्ड लिखा रिजिड नॉन रिजिड। तो किसकी बात कर रहा हूं? क्या मैं बॉन्ड के रिजिड और नॉन रिजिड होने की बात कर रहा हूं? समझने की कोशिश करना। क्या अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, तो देखो ये मान लेते हैं कैटायन है, मैंने इसको पकड़ लिया और ये Cl माइनस एनायन है, क्या मैं इसको कहीं पर भी गोल घुमा सकता हूं? कोई रोक टोक नहीं है। यस सर। अट्रैक्शन है, मस्त गोल यहाँ गोल, हाँ दूर ले जाऊंगा गड़बड़ है। उसी जगह पर रहकर मैं किसी भी जगह गोल घुमा सकता हूं, क्या फिर भी उतना ही अट्रैक्ट होगा? यस सर। तो ये रिजिड नहीं है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड रिजिड होता है। अगर ये H और Cl है, ये एक तरफ H है एक तरफ Cl है, अगर या फिर अपन ने दो Cl ले लिए, ये भी एक Cl है ये भी एक Cl है, और दोनों के बीच में कुछ इस तरह का बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर मैं ऐसी कंडीशन में क्या करूं, इस Cl को घुमाऊंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। इस Cl को मुझे यहीं रखना पड़ेगा, अगर मैं इसको कहीं पर भी घुमाऊंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। या इसको ऐसे कहीं पर भी घुमा सकता हूं, हाँ या ना? सर। नहीं घुमा सकते, बॉन्ड टूट जाएगा। सिर्फ इसको कहां रख सकते हैं अपन? उस डायरेक्शन ये में। रिजिड। अगर आपने दूसरा घुमाया तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या ये बॉन्ड रिजिड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। बॉन्ड रिजिड यस। हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आप किस कॉन्सेप्ट को कब जाकर काम में ले लेंगे, यू कांट इमेजिन। अभी तो यस सर चल रहा है, यस सर आने दो सर, चल रहा है सर। सोचो आगे जाके हम टॉपिक पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये शब्द जो है आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड में मिलता है, आयोनिक में नहीं मिलता है। यही इसका कारण है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड का डायरेक्शन होता है जिसको चेंज नहीं कर सकते कोवलेंट में, जबकि आयनिक के अंदर आप उसको घुमा सकते हो, तो फिक्स नहीं है, और इसीलिए वहां आइसोमेरिज्म नहीं मिलता ये वाला। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री को हमने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे से जो पहले जिन्होंने इनको स्टार्ट करा साइंस को बनाना, उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से उसको क्रिएट किया हुआ है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले हमने किसके डिफरेंसेस पढ़े थे मेरा बेटो? आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के। अब किसके पढ़ रहे हैं? बोलो। कोवलेंट कोवलेंट आयोनिक कंपाउंड के बीच में। कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड के। अब हम कंपाउंड के डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। वरदायनी कनेक्शन ड्रॉप हो गया था? यस सर, ड्रॉप हो गया था। चलो चलते हैं आगे। तो हम डिफरेंसेस अब पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले क्या आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल देगा आयोनिक कंपाउंड के और कोवलेंट कंपाउंड के, जो आप डेली देखते हैं? डेली सर देखते मुझे हैं। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? मुझे दिख रही था। वरदायनी शायद अभी दिख रही है बेटा? सर मैं रिजॉइन करती हूँ। हाँ बेटा।
अभी Yes, ठीक है sir. बेटा? Yes. ओके, सुनो ध्यान से। तो मेरे को कोई डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताओ जो कि आयोनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के डेली के एग्जांपल बताओ, कोई जो हम डेली अपने आसपास देखते हैं। Sir, ionic compound का sodium chloride हम और अपने चारों तरफ जो देखते हैं NaCl देखते हैं, पहला एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। और कोई एग्जांपल जो हम देखते हैं? MgCl2, क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 कहां देखा तूने? नहीं सर, कहीं देखा? नहीं सर। फिर तू तो कह रहा देखा। तो आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स दे रहे हो ना, आयनिक कंपाउंड्स के नहीं, मैंने एग्जांपल। ये नहीं कहा, मैंने कहा आयनिक कंपाउंड के वो एग्जांपल दो जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। Sir, baking soda, बेकिंग सोडा, फॉर्मूला बोलो जल्दी से। NaHCO3. NaHCO3। तो NaHCO3 कंपाउंड है जो कि हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, ठीक है? चलो भाई, वेरी गुड, NaHCO3। और बताओ, CaCO3, मार्बल, ठीक है? ये थोड़े से एग्जांपल है हमने देखा। क्या आपने इन तीनों कंपाउंड की अपीयरेंस पे ध्यान दिया कभी? क्या ये सॉलिड क्रिस्टल लैटिस होते हैं? सॉलिड होते हैं हमेशा, पानी में डालते हैं डिसॉल्व हो Yes, जाते sir. हैं, दैट इज डिफरेंट। और क्या ये सॉलिड पाउडर होते हैं? आपने देखा? Yes, sir. आपने Yes, NaCl को solid. पानी में डाल के डिसॉल्व किया होगा, आपने NaCl को कभी पिघलाया नहीं होगा। वो 803 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है। 800 डिग्री सेल्सियस मान लो, 800 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलता है। अगर आप NaCl को अगर अपने कढ़ाई में रख के उसको गर्म करोगे ये सोच के कि वो पिघल जाएगा, तो मैं बता दूं वो पिघलता नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? एक तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन जैसे होते हैं, जरूरी नहीं है व्हाइट हो, पर क्रिस्टलाइन होते हैं। एग्जांपल मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाया था, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। ये मैं कहा था कि मैं गया था और NaCl के नेचुरल क्रिस्टल्स लेकर आया था। ये देख सकते हैं, ये नेचुरल क्रिस्टल्स हैं NaCl के। आपको मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये Yes, sir, दिख रहे हैं. Yes, sir. दिख रहे हैं? तो ये जो NaCl के क्रिस्टल्स हैं, बिल्कुल देखो क्रिस्टल्स हैं ये, ठीक है? CaCO3 आपने मार्बल बहुत जगह पे देखा ही है, और बेकिंग सोडा भी आपने देखा है। मैं अभी किचन से लाके दिखाऊं, टाइम खराब होगा, पर आप समझ सकते हैं। तो पहली चीज की ये अपीयरेंस देखी। दूसरा, इनको पानी में डालने पर कुछ डिसॉल्व होते हैं, कुछ डिसॉल्व नहीं होते। जैसे CaCO3 नहीं होता, लेकिन ये डिसॉल्व हो जाता है। तीसरी चीज, क्या मैंने अभी बोला इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये इजीली मेल्ट नहीं होते। अब कुछ एग्जांपल जो कि कोवलेंट कंपाउंड हमने अपने आसपास देखे, कोई एग्जांपल दो, जल्दी बताओ। Water, oxygen, वाटर, nitrogen. वेरी गुड। क्या वाटर हमारे चारों तरफ है? क्या ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है? CO2 हमारे चारों तरफ है? और कौन सा एग्जांपल आपने देखा हमारे चारों तरफ? क्या N2 गैस हमारे चारों तरफ है? दिखती नहीं है पर है, पता है हमें। और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस होती होगी, ऐसे तो फिर एग्जांपल आ गए हमारे चारों तरफ ऐसे जो कि हम लोग एक्चुअली डेली लाइफ में बात करते हैं, फील करते हैं, समझ सकते हैं। प्लास्टिक, वैक्स, ऑयल, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इंक, स्प्रिट। ये मैं इसलिए लिखा दोनों क्योंकि मेरे सामने मैंने लेकर आया समझाने के लिए। दिस इज द बॉटल ऑफ क्लिनिकल स्प्रिट। ये स्प्रिट की बॉटल है, देख सकते हो लिक्विड है। Yes, sir, liquid. इसको मैं खोल दूंगा तो क्या होगा? या पेट्रोल, स्प्रिट ऑब्लिक पेट्रोल भी लिखता हूं, पेट्रोल, डीजल, इस सब की बात करता हूं, अल्कोहल। क्या इनकी बॉटल को अगर मैंने खोल दिया तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा. उड़ जाएगा। समझना ध्यान से, उड़ जाएगा। ये है इंक। ये इंक है, पैक्ड बॉटल है, इसमें इंक है, मार्कर में भरते हैं। ये इंक है। ये जो इंक है ये भी क्या लिक्विड है? Yes, जरा sir. बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्या ये लिक्विड है? क्या ये गैस Yes, है? sir. क्या ये Yes, सॉफ्ट sir. ये सॉलिड solid. है? सॉफ्ट सॉलिड है? क्या ये भी सॉफ्ट सॉलिड है? क्या ये लिक्विड है? क्या ये लिक्विड है? क्या ये वोलेटाइल लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है?
क्या सीख रहे हैं अपन इनसे बार बार कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो हमने जनरली लिखते लिखते लिस्ट इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो सकती, ये सभी के सभी आइदर गैसेस हैं, 99% गैसेस ही देखते हैं अपन, वो है लिक्विड है, और अगर सॉलिड है तो सॉफ्ट सॉलिड है, हाँ या ना? लेकिन कुछ Yes. स्पेशल एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड, जैसे कि ग्रेफाइट, ये वो जो कि हम देखते हैं, जो नहीं देखते हैं ऐसे बहुत सारे और हैं, जैसे कि बोरोन नाइट्राइल आपने नहीं देखा, एटसेट्रा। अभी लिख देते हैं, या फिर ब्लैक फॉस्फोरस, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, टूटते नहीं है। क्या ये भी कोवलेंट है? ये भी कोवलेंट है, और ये आयोनिक है। हम इनके और इनके बीच में जब डिफरेंसेस बोलेंगे तो हम जनरली उन लोगों के बारे में बोलेंगे जो कि हम जनरली देखते हैं, या उन स्पेशल एग्जाम्पल के बारे में बोलेंगे जो हम रेयरली देखते हैं? क्या बोलते हो आप लोग? जो जनरली देखते हैं। अब मैं इस बात को समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बोर्ड पर समझने की कोशिश करना। वी आर गेटिंग इनटू द टॉपिक, प्लीज, मतलब इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना, किसी भी हालत में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्लीज हैव अ लुक। क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ट्रू। गैसेस लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या पहला पॉइंट इसका और पहला पॉइंट इसका, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, हाँ sir. या ना? पॉइंट नंबर 2, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर? इनके जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, पर हाई भी हो सकते हैं अगर ये कोवलेंट सॉलिड। तो यहां पर हमारे लिए एक नई टर्म आ गई, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड, जो शायद मैंने इस पेज पे आपको सिखाई। These are known as molecular solid, these are known as covalent solid। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड आखिर है कैसी चीज, ये क्या होती क्या है? पहले अपन उस पे चलेंगे, फिर इन डिफरेंसेस पे दोबारा आएंगे। चलें पहले आगे कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक, ये कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसी कोई शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो, मैंने यहां पर एक हेडिंग डाली है, सॉलिड्स। व्हाटएवर सॉलिड वी हैव अराउंड अस, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो भी सॉलिड्स हैं। ऑफ कोर्स वी आर टेक अ हेडिंग एज सॉलिड, but of course we are not talking at all about the solid, we can talk about the liquid, we can talk about the gases, actually we are talking about the compounds, ठीक है ना? अभी बात को समझना, दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, कैन यू टेल मी? क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है? ये तो मैंने अभी नीचे की बात तो करी नहीं, ऊपर पूछ रहा हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है? सॉलिड में जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। नहीं, मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। हम इनके अंदर घुस के इनको बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, ऐसे मतलब शक्ल देख के क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस नहीं बोला जाता। पॉइंट नंबर 1। वरदायनी बार बार ड्रॉप हो रही है। क्या हुआ वरदायनी, आज बार बार तुम्हारा कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है? Yes, sir. पता नहीं आज क्यों ड्रॉप हो रहा है। पोजीशन चेंज करिए अपने घर में। Yes, sir. मैंने हॉटस्पॉट पे डाल दिया है। नहीं, पोजीशन चेंज करी क्या? आज कहीं और की जगह कहीं और बैठी हो क्या? नहीं सर, वहीं बैठी हूँ। तो फिर आज चक्कर क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में बारिश वारिश तो नहीं हो रही आज? नहीं सर। चलो सुनते हैं ध्यान से। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, बेसिकली उसको समझते हैं। ये अपन उसके अंदर घुस के समझ सकते हैं, शक्ल से बहुत प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता। जब जिस चीज से वो सॉलिड बना है, आई रिपीट, जिस चीज से वो सॉलिड बना है, अगर वो परफेक्टली अरेंज्ड हो, जैसे आयनिक कंपाउंड, उसमें कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस तरह से अरेंज हो,
या कोवेलेंट कंपाउंड भी अगर बना है तो प्रॉपरली 1 by 1 by 1 by 1 by 1 अरेंज हो, प्रॉपरली अरेंज हो, तो वो कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलकर सॉलिड बना है उसका रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। लेकिन इर्रेगुलर अरेंजमेंट मतलब रैंडम अरेंजमेंट, ये जनरली मिक्सचर्स के केसेस में होता है, अलॉयज के केसेस में होता है। जब दो चीज अलग अलग नेचर की मिक्स होती हैं तो ऐसा होता है, उनको हम अमॉर्फस सॉलिड का नाम देते हैं। जैसे अपन ने आयरन और कॉपर या दो तरह के, कोई कॉपर और निकेल और दो तरह के चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया तो वो चीज एक ऐसा अपन कह सकते हैं सॉलिड बन जाएगा जहां पर हो सकता है किसी जगह पर एक जैसा कॉपर हो और एक जगह पर कॉपर निकेल हो, और हो सकता है एक जगह पर सिर्फ निकेल हो। वो रेंडमली अरेंज्ड होंगे, दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो सभी जगह पर एग्जैक्ट सेम अरेंजमेंट है। तो जब हीट करेंगे तो सभी के बीच के फोर्सेस एक जैसे से हैं तो एक साथ ही टूट जाएंगे, यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसीलिए आप फिक्स्ड वैल्यू बता देते हो, मेल्टिंग पॉइंट इतना, बॉइलिंग पॉइंट इतना, वैल्यू बता देते हो, बिकॉज दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। जबकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर हो सकता है कहीं पर अट्रैक्शन ज्यादा हो, कहीं पर अट्रैक्शन कम हो, कहीं पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, कहीं पर बहुत कम अट्रैक्शन हो। तो अल्टीमेटली जब आप उसको गर्म करते हो मेल्ट करने या बॉईल करने के लिए, तो कुछ अट्रैक्शंस हो सकता है पहले टूट जाए, कुछ अट्रैक्शन बाद में टूटे। तो मेल्ट होने के लिए हम बोलेंगे देयर इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज या रेंज ऑफ टेम्परेचर जब जाके वो मेल्ट होता है। जैसे मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस नहीं कहलाएगा, कहलाएगा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये रेंज कहलाएगी। रेंज क्यों कहलाएगी? बिकॉज दैट इज अ मिक्सचर हैविंग समवेयर कहीं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और समवेयर कहीं वीकर बॉन्ड्स हैं, एंड देयरफॉर इट इज अ रेंज ऑफ द वैल्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बेसिक डिफरेंस क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे आईआईटी में सवाल पूछा, एग्जाम में सवाल आया आप लोगों के कि मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करो, व्हाट डू यू थिंक कि ये वाला शब्द मैं किन चीजों के लिए पूछ सकता हूं? क्या क्रिस्टलाइंस के बीच में कंपेयर कर सकता हूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में, या किसी क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस से कंपेयर कर सकता हूं? क्रिस्टलाइंस के बीच में, क्योंकि अमॉर्फस का तो रेंज है, यू कांट कंपेयर बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। तो हमेशा जितने भी एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं, कौन कौन से? दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। चार तरह के होते हैं, दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। कैसे? सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, इस बात को उधर मत देखो, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। कोई भी चीज को जब अपन सॉलिड बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं, बचपन में हमने पढ़ा था, 8 9 10 में पढ़ा था, दो चीजें एकदम पास पास हैं तो सॉलिड, दूर दूर है तो लिक्विड, और बहुत दूर दूर है तो गैस। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। क्या बोलते हैं? फिर से गुरशब्द बोल के बताएगा। गुरशब्द क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, अगर बहुत पास पास होते तो सॉलिड, थोड़ा दूर क्या होते क्या लिक्विड, क्या वापस बोल, दो चीजें किसको जो बहुत बोलते पास हैं? होती है solid, जो बहुत पास होती है कौन? सॉलिड, तो मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल लेते हैं। अब NaCl के अंदर Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के पास पास हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस मॉलिक्यूल्स हैं क्या? नो सर, सॉलिड बन तो जाएंगे वो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत पास पास तो सॉलिड, दूर दूर तो लिक्विड, बहुत दूर दूर तो गैस। हाँ या ना? यस सर। डन। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुनना। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, बताओ ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ये हाइड्रोजन एटम है, बताओ ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? गैस है। नहीं, यू कांट आंसर, बिकॉज सॉलिड लिक्विड गैस को बोलने के लिए कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए। दो चीजें पास पास तो सॉलिड, दूर तो लिक्विड, बहुत दूर तो गैस। यस और नो? यस सर। तो कम से कम वो दो चीजें तो होनी चाहिए ना, तभी तो आप किसी चीज को सॉलिड लिक्विड या गैस कह पाओगे। हाँ या ना?
Yes, sir. अब Yes, sir. उन चीजों को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बेसिस पे मैंने बाकायदा यहां लिखा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इसका जो बेसिस मैंने लिखा है वो बेसिस क्या लिखा है, पढ़िए। बेसिस मैंने लिखा है, बेसिस, इसका जो मैंने बेसिस लिखा है वो लिखा है वाई दे आर सॉलिड्स। कोई चीज वो सॉलिड क्यों है, वाई दे आर सॉलिड्स। जो मैंने बोला वो सुना ही आया, समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ये solid क्यों Yes. है ये? Yeah. अभी दिख रहा है आप लोगों को या अभी भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है sir? दिख रहा है, sir. वाई दे आर सॉलिड्स। आखिर वो सॉलिड क्यों है, उस सॉलिड होने का कारण क्या है? दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच के अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन कौन सा है, वो कारण होगा सॉलिड होने का। अब समझना, एग्जाम्पल डायमंड। क्या डायमंड में कार्बन 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 ढेर सारे कार्बन होते हैं, क्या उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है? Yes, sir. Yes. Covalent और bond. उस कोवलेंट बॉन्ड के कारण वो सॉलिड है, Yes, sir. तो इसीलिए उनको कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? Covalent. कोवलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड में NaCl है, तो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस क्या आयंस हैं? Yes, sir. Yes, sir. उन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Yes, Yes. sir. तो इसीलिए उनको आयोनिक सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आयोनिक सॉलिड। अगला नंबर, मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड मैंने आपको बताया था, एग्जांपल बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, एक दूसरे कपड़े खींचने तो याद आया आपको कुछ एग्जांपल पुरानी बातें अपनी? Yes, sir. आप देख सकते हो वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मेटल कर्नेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल कर्नेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी अंदर है वो सब कर्नेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे सामने वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ने, उसको मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ने, हाँ या ना? Sir. जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, सोडियम, मरकरी लिक्विड लिखा है बाकायदा मैंने, इसलिए समझाने के लिए कि मैं अभी सॉलिड हेडिंग डाल रहा हूं लेकिन अट्रैक्शन फोर्सेस को समझाना चाहता हूं। अगला है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? वर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझना बहुत आसान है। एग्जांपल देखो, आइस। क्या आइस वाटर होती है क्या? Solid form of water. H2O है ना ये? Yes, sir. क्या बताओ H2O में O, H और H के बीच में कौन सा बॉन्ड है? Hydrogen bond. अरे O और H और O और H के बीच में ये बॉन्ड कौन सा है? Covalent bond. ये कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? Covalent bond. ये कोवलेंट बॉन्ड है, हाँ या ना? Yes, क्या sir. ये Yes, sir. कोवलेंट बॉन्ड के कारण सॉलिड है? आंसर इज नो। ये वाटर इस वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि H2O और H2O के बीच के जो अट्रैक्शन है वो होने के कारण ये सॉलिड बन गया। बताओ जो आइस है वो सॉलिड क्यों है? क्या वो इस कोवलेंट बॉन्ड के कारण सॉलिड है या वो इन बीच के फोर्सेस के कारण सॉलिड है? बीच के forces के कारण. क्या ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? और क्या अगर ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इनको क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड कह दूं या नहीं कह दूं? कह सकते हैं सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, क्या बोल रहे थे अपन, क्या डिस्कशन चल रहा था कि अट्रैक्शन कौन सा है जिसके कारण वो सॉलिड है? डायमंड में कार्बन टू कार्बन टू कार्बन से सारे कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड है और उसके कारण वो सॉलिड है, सो कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड। जबकि आइस, ड्राई आइस मतलब CO2 गैस सॉलिड फॉर्म में होती है, I2, P4, वैक्स, घी, प्लास्टिक, ये सब भी सॉलिड है। लेकिन ये सॉलिड किस कारण से है? क्या यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन के कारण है क्या ये सॉलिड? यस सर, मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन के बीच के कारण है। क्या ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाएंगे? यस सर। सोचो, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है,
लेकिन ये कोवलेंट सॉलिड है और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। गुरशब जल्दी से एक्सप्लेन कर दे मुझे कि दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, फिर भी ये दो तरह की कैटेगरी में क्यों डाले गए? सर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्योंकि सर ये मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाते हैं। जैसे आइस है वो मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण H2H2O आइस मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड के अट्रैक्शन के बीच में कराता है। तो हमने यहाँ हेड इन डाली व्हाई दे आर सॉलिड, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब मेरे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये पर्टिकुलर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर कोवलेंट कंपाउंड है हाथ में, कोई मान लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड है। बताओ ये कोवलेंट कंपाउंड आयोनिक सॉरी कोवलेंट सॉलिड है या मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कैसे पता लगाओगे? उसके स्टेट से। अच्छा, कोवैलेंट या आयनिक सॉलिड, सॉरी सर। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, जरा ये बताओ कि ये क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर, 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 ये वाले कौन से होने चाहिए? कोवैलेंट सॉलिड्स। ये कोवलेंट सॉलिड होने चाहिए बिकॉज दे आर सॉलिड ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, दे आर सॉलिड ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर कोवलेंट कंपाउंड, यस या नो? पहले तो बता दो, ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड हैं। यस सर। कोवलेंट कंपाउंड में भी दो कैटेगरी है, दीज आर व्हाट? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड नीचे वाले कौन है? कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड। तो अब जब मैं डिफरेंसेस बोल रहा हूं तो आयनिक कंपाउंड का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में जनरली वर्ड लगाया क्योंकि जनरली हमारे चारों तरफ कौन है? वो ऊपर वाले लोग हैं या नीचे वाले लोग हैं? ऊपर वाले, ये वाले। और ये कौन से सॉलिड्स हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मैंने अभी आपको कहा जनरली लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होते हैं और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जल्दी से टूट जाते हैं, हाँ या ना? वीक फोर्सेस है, मैंने क्लास 1 में बताया था आप लोगों को, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। बताओ उसकी एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से कम होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो क्या वो वीक मॉलिक्यूलर सॉलिड वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस से बने होते हैं? दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन कभी कभी रेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। बोलो सही या गलत? यस सर। टाइम एंड हो गया फैटी केस में। कब होता है? जब वो कौन से सॉलिड होते हैं? कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। वो जब कोवलेंट सॉलिड होते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या सभी बच्चों को यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? समझ आ गई सर। यस सर। ये फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉट ऑलवेज, ऑफ कोर्स हमेशा नहीं होते हैं, लेकिन जब भी होंगे तो बढ़िया सॉल्युबल हो जाएंगे क्योंकि आयंस में बदल जाते हैं। क्लियर है? तो सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं। सोचो हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है, एनवायरमेंट जिसको हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं। क्या वो वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है? है सर। अच्छा, अगर सॉल्युबल होती तो तुम सांस पानी के अंदर घुस के लेते हो? नहीं सर, नहीं। हमारे चारों तरफ वो मौजूद क्यों है? क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं है। क्या वाटर बॉडीज नहीं होती हैं? क्या तुम्हें पता है ना, इतना बड़ा बड़ा हमारे अर्थ के ऊपर मैक्सिमम जो एरिया कवर्ड है, क्या वो वाटर है? यस सर। तो अगर वो पानी में डिसॉल्व होती होती तो वो एटमॉस्फेयर में रहती है, पानी में चली जाती? पानी में तो बताओ पानी में चली ऑक्सीजन और जाती है। नाइट्रोजन जो हमारे चारों तरफ है वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है? नहीं सर, नहीं तुम है। तो कह रहे हो यस सर। आपने सब वो बता दिए तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो यूजुअली Yes, sir. इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक डिसॉल्व, लाइक कपड़े पे दाग लग जाता है, ड्राई क्लीन कर देते हैं, दाग होता है ऑयल का, हम ड्राई क्लीन पर देते हैं, वो उसको किसी सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल हुआ या कोई इस तरह का कोई सॉल्वेंट होता है जिससे उसको वॉश करते हैं, वो भी कोवलेंट है, वो भी कोवलेंट है, लाइक डिसॉल्व, लाइक वो उसको डिसॉल्व करके और साफ कर देता है, हाँ या ना? यस सर। आगे चलते हैं। यहां अगर हम बात करेंगे इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कैन कंडक्ट इन एक्वा स्टेट और मोल्टन स्टेट। क्या NaCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में? आंसर इज नो। लेकिन याद है, आपको याद है मैंने बताया था पानी था, वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट सुना रहा था, पानी के अंदर NaCl डाला था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगी थी, याद आया? यस सर। यार
तो मैं आपको यही चीज कह रहा हूं कि नॉर्मली आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पानी में डाल दो मतलब एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या इनको पिघला लो अगर किसी तरीके से तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, मोबाइल आयंस, मोबाइल कैटायन या एनायन, वो मोबाइल होने चाहिए, मोबाइल मतलब मूव करने वाले होने चाहिए। अगर सॉलिड है तो मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे इस जगह पर, तो बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड और लिक्विड और गैसियस स्टेट, इसका एक एग्जांपल है हमारे चारों तरफ एयर। अगर सोचो हमारे चारों तरफ जो एयर है, अगर वो गुड कंडक्टर होती तो क्या होता, हमारे चारों तरफ हाई टेंशन लाइंस जाती हैं कि नहीं जाती हैं, और अगर वो जो हाई टेंशन लाइंस हमारे घर के बाहर से निकलती हैं, उनके और हमारे बीच में एयर है, क्या बताओ अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती तो वहां से कंडक्ट हमारे तक हो जाती या नहीं हो जाती? यस, हो जाती पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती नहीं। वाटर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आयंस होते हैं तब वो कंडक्ट करता है, अदरवाइज वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मैंने एग्जांपल दिया था वो स्टीमर का। यस सर। आप लोगों ने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्या वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर, क्या वो जो एयर उस ट्यूब में भरी थी, कैथोड रेज ट्यूब जो थी, जिसको अपन ने डिस्चार्ज ट्यूब का भी नाम लिया था, उसमें वेरी लो प्रेशर पर क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई थी? यस सर। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली एयर कंडक्ट नहीं करती, वो तो वेरी हाई वोल्टेज पर पोलराइज हो जाती है इसलिए कंडक्ट करती है, अदरवाइज कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी एयर। तो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जैसे ग्रेफाइट के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है हर कार्बन पे, वो उचक उचक के आगे पास ऑन हो जाता है, मेटल्स की तरह। मेटल्स भी सॉलिड होते हैं, ग्रेफाइट भी सॉलिड होता है, मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन उचक के आगे चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वैसे ही ग्रेफाइट में भी इलेक्ट्रॉन्स उचक के आगे चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जनरली कोवलेंट कंपाउंड के लिए क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट के लिए स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर। डायमंड भी बैड कंडक्टर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर। अंडरगोज आयनिक रिएक्शन विच आर फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस। कोई भी आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन ही करेगा, लेकिन ये क्या बात हुई, फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इनको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। Na+Cl- इधर से आ रहा है, आजा, इधर से आ रहा है तो भी आजा, इधर से आजा, माने जितनी बार कोलाइड करेंगे उतनी बार कंपाउंड बन जाएंगे। तो फास्ट रिएक्शंस होती हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में 50 बार टकराएंगे तो कोई एक बार बॉन्ड बनेगा, बाकी इधर उधर टेढ़े मेढ़े टकराए तो वापस चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक ताला दे दिया, एक चाबी दे दी, बोला ये जो चाबी है इससे ताले को खोलना है, अगर आप उसको किसी भी जगह पर ताले पे चाबी लगाओगे तो ताला नहीं खुलेगा, एक पर्टिकुलर होल पे ही अगर आप चाबी लगाओगे तभी ताला खुलेगा। यस या नो? दैट इज एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट रिएक्शंस के अंदर कि डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, जबकि आयोनिक के अंदर कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? जिधर से आ रहा है बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने कहा आयनिक रिएक्शंस में 50 बार कोलिजन है तो 50 बार बॉन्ड बनेगा, जबकि कोवलेंट वाली जगह पर अगर कोई 50 अटैक हुए तो उसमें से कोई एक में बॉन्ड बनेगा, बाकी सब मतलब वेग है, बेकार है, टकराएंगे और चले जाएंगे। हाँ या ना? क्या डिफरेंसेस क्लियर है या नहीं है? यस सर। ये जो सॉलिड्स मैंने पढ़ा है, ये आईआईटी में कम से कम 5 से 6 बार सवाल आ चुका है, सेम सवाल। Which of the following is an example of ionic solid? Which of the following is an example of molecular solid? Which of the following example is example of covalent solid? ये जो तीन कैटेगरी हैं, ये और तीसरा आयनिक, ये दोनों जो कैटेगरी हैं कौन कौन सी, कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप अपने खुद के पुराने साल के आईआईटी के पेपर निकाल के देख लो, ये एग्जांपल भर भर के पूछे गए हैं, और अगर ये टॉपिक आपके समझ में आ गए तो सच में बहुत यूजफुल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। चलते हैं आगे। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं डायमंड में देख सकते हैं ओवरऑल कार्बन कार्बन सब कोवलेंटली बॉन्डेड है। ग्रेफाइट में ओवरऑल कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड है। SiO2 पत्थर जिसका एग्जांपल है, ये कांच होता है, उसका फॉर्मूला भी SiO2 होता है। उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोवलेंटली बॉन्डेड है। जबकि उसी का भाई CO2, SiO2 का भाई CO2, मैं फिर बोल रहा हूं, आगे जाके सवाल पूछ लूंगा गुरशब्द, अगर जवाब नहीं दिया तो पिटाई खाएगा। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने, CO2 का फॉर्मूला देखो और CO2 का स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड हो, लेकिन SiO2 का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ये नहीं होता, ये गलत है, ये नहीं होता। SiO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ,
ऐसा सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जैसे डायमंड का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है वैसे 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ गया सर। सिलिकॉन ऑक्साइड याद जो रखना, 3D नेटवर्क, भूलना नहीं। ये फास्फोरस है, आप देख सकते हैं ये एक P4 है। इस P4 इन सबके बीच में कौन से अट्रैक्शन है? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ या ना? सर क्या Yes, यहां sir. तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर समझ आ गई। Till here we have covered ionic and covalent compounds in general. Now we are starting first कि हम कोवलेंट की बात करेंगे, तो हम यहां से एक्सप्लेन करना चालू करते हैं पहला नंबर कोवलेंट को, दैट इज कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, लुईस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दीज आर द थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा, दिस इज अ वेरी वेरी लेंथी टॉपिक बिकॉज दिस इज द मेन टॉपिक। यही तो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ना क्या है? यही सब पढ़ना है, यही सब चीजें पढ़नी है, जिसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे VSEPR थ्योरी आती है, बैक बॉन्डिंग आती है, ब्रिज बॉन्डिंग आती है, बहुत सारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आती हैं, बहुत छोटे छोटे से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो जिनसे ही क्वेश्चन IIT में हमेशा बनते हैं। IIT हो चाहे नीट हो, किसी में भी इन्हीं से एग्जाम में बनते हैं सवाल। तो हम वो कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगा तब हम वापस से आयनिक बॉन्ड पर आएंगे, तब फजान्स रूल पढ़ेंगे। क्या यहां तक जो कोवलेंट बॉन्ड समझाया समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जिसके पहले का सारा मामला समझाया, क्या वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया। चलो Yes, ये खत्म करते हैं इस जगह पर क्लास को, अगले टर्न के ऊपर स्टार्ट करेंगे इसी जगह से, दैट इज थ्योरीज टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और स्टार्ट करेंगे ये लुईस थ्योरी तो हम पढ़ चुके, थोड़ा सा बता दूंगा, फिर VBT से स्टार्ट करेंगे। अरे हाँ या ना? वैसे मेरे ख्याल से VBT से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ये लुईस थ्योरी तो हम कवर कर चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बेटा। सर आपने वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की वर्कशीट अपलोड कर दी क्या? नहीं, मैंने उनको कहा था ऑफिस में, उन्होंने अपलोड करने के लिए, नहीं करी तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, कल सुबह Okay. करवा दूँ। ठीक है बेटा, ओके। Thank you, sir.